Hello students, a lot of you were facing troubles when it comes to memorizing the chapter of physical features of India from geography. तो मैंने सोचा कि मैं आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीज़ों को आसान करने के लिए ये एक वीडियो लेक्चर आपके लिए रिकॉर्ड कर देता हूँ. नाउ आई एम गोइंग टू बी यूजिंग योर टेक्स्ट बुक इटसेल्फ टू एक्सप्लेन ऑल द डिफरेंट फंडामेंटल प्रिंसिपल्स. जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे उसको मैं यहाँ पे हाईलाइट भी करूँगा एंड इफ़ रिक्वायर्ड आई विल ऑल्सो बी शेयरिंग दिस वेरी डॉक्यूमेंट. इसका PDF आपके ग्रुप्स के ऊपर आपको शेयर हो जाएगा. आई विल ट्राई टू कीप इट सिंपल एंड प्रिसाइज सो दैट आपके एग्जाम के पहले आपका ज़्यादा टाइम ना बिगड़े और आप इफेक्टिवली इस चैप्टर को रिवाइज कर पाएँ. नाउ बिफोर वी बिगिन विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर, एक स्पेसिफिक एक्स्ट्रा नॉलेज है जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए सो दैट हमें इंट्रोडक्शन में कुछ चीज़ें हेल्प करेंगी. अब आज जब हम दुनिया को देखते हैं तो हमें हमारे 7 डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स दिखते हैं एंड द वे इन विच वी सी द लेआउट ऑफ आवर अर्थ, ये हमेशा से ऐसा नहीं था. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट पहले दुनिया में एक सुपर कॉन्टिनेंट हुआ करता था जिस सुपर कॉन्टिनेंट का नाम था पैंजिया. एंड इस पैंजिया में सारा का सारा लैंड मास इकट्ठा हुआ करता था. अब ये जो लैंड मास है इसके 2 डिविजन्स हुआ करते थे. ऑन द नॉर्थ वी हैड समथिंग नोन एज द अंगारा लैंड एंड साउथ में हमारे पास जो ज़मीन थी उसे हम लोग गोंदवाना लैंड कहते हैं. नाउ अगर हम लोग इस गोंदवाना लैंड की बात करें सो जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल कि कितना एक्चुअली बड़ा था, तो अगर हम लोग अभी करंट डे वर्ल्ड मैप के हिसाब से जितने लैंड मासेस हैं उनको अगर जोड़ दें तो गोंदवाना कौन से चीज़ों से बनता था वो मैं बताता हूँ. इसमें हमारे पास साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड एंटार्क्टिका, ये इतने अलग अलग लैंड मासेस इकट्ठा होके गोंदवाना लैंड कंपोज करते थे. अब आपको पता है कि अर्थ का जो क्रस्ट है उसके लेयर के नीचे हमारे पास लावा है एंड ये लावा जो है वो काफ़ी हीट इमर्ज करता है. अब कोर ऑफ द अर्थ की गर्मी जो है वो अपवर्ड्स राइज करती है एंड जिस तरीके से जब आप स्कूल में टिफ़िन बॉक्स लेके जाते हैं, जब आपकी सब्जी गर्म होती है तो लिड के ऊपर वो वेपर ऊपर की तरफ बढ़ता है एंड कहीं ना कहीं कंडेंस होके उसमें से ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं. सिमिलरली यहाँ पे जो कोर ऑफ द अर्थ की हीट है वो ऊपर की तरफ राइज करती है. जब ये हीट ऊपर की तरफ राइज करेगी एज अ रिज़ल्ट ऊपर की जो ज़मीन है उसके अंदर कुछ ना कुछ तरीके के चेंजेस आएंगे. अब इन्हीं चेंजेस को हम बाउंड्री मूवमेंट्स बोलते हैं. अब इन बाउंड्री मूवमेंट्स की वजह से या तो 2 ज़मीन अलग हो जाएंगी जिन्हें डाइवर्जेंट बाउंड्री मूवमेंट बोला जाता है, या तो 2 ज़मीन एक दूसरे के तरफ आएंगी जिन्हें कन्वर्जेंट बाउंड्री मूवमेंट बोला जाता है, या फिर दोनों ज़मीन एक दूसरे के आसपास सामने निकल जाएगी जिसे ट्रांसफॉर्म बाउंड्री मूवमेंट बोला जाता है. नाउ ये सारे बाउंड्री मूवमेंट्स के बारे में मैं आपको बता क्यों रहा हूँ, क्योंकि जब हम लोग यहाँ पे इस गोंदवाना लैंड में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं तो इसे इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट बोला जाता था. अब ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो है वो कहीं ना कहीं गोंदवाना लैंड से अलग हो गया, बिछड़ गया ड्यू टू अ डाइवर्जेंट बाउंड्री मूवमेंट. अब ये जब वाटर बॉडी में अलग होने लगा, ये जो गोंदवाना लैंड से भटका, तो यहाँ पे अंगारा लैंड के अंदर भी एक बड़ा लैंड मास था विच वॉज अ मिक्सचर ऑफ यूरोप एंड एशिया, जिसे यूरेशिया कहा जाता था. अब इस यूरेशियन प्लेट या इस यूरेशियन ज़मीन से हमारी ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जाके टकराई. अब जब ये 2 बड़े लैंड मासेस एक दूसरे में टकराएंगे तो उन टकराने की वजह से माउंटेन रेंज बनी और यही माउंटेन रेंज जो है ये हमारी हिमालयन माउंटेन रेंज है. आई होप ये बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल जो है वो हमें समझ में आता है. तो अगर हम लोग इंडिया की ओवरऑल जियोग्राफिकल एज के बारे में समझने जाएं तो जो हमारा साउथ ऑफ इंडिया है, जो पेनिनसुलर पार्ट ऑफ इंडिया है, वो हमें इस गोंदवाना लैंड से इनहेरिटेंस में मिला है. जबकि अगर हम हिमालयाज़ की बात करें या नॉर्दर्न प्लेन्स की बात करें तो वो ये जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट का जो एक्सीडेंट हुआ उसके वजह से फॉर्मुलेट हुई. अब इसका रेफरेंस हमें टेक्स्ट बुक में कहाँ दिया है, तो अगर आप ये इंट्रोडक्शन पोर्शन में आएंगे तो यहाँ क्लियरली उन्होंने मेंशन किया है कि अगर हम लोग जियोलॉजिकली देखने जाएँ, जोग्राफिकली देखने जाएँ, तो जो पेनिनसुलर प्लेटो हमारा है वो एक एंशिएंट लैंड मास है. एंशिएंट लैंड मास क्यों? क्योंकि इस लैंड मास को हमने गोंदवाना लैंड से इनहेरिट किया है. नाउ बिकॉज ये एक एंशिएंट लैंड मास है, इसमें जितने भी चेंजेस होने थे इन टर्म्स ऑफ वेदरिंग, इन टर्म्स ऑफ इरोजन, इन टर्म्स ऑफ चेंजेस इन द रॉक फॉर्मेशन, वो सारे हो चुके. अब उन सारे चेंजेस के हो जाने के वजह से इधर की जो ज़मीन है वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है, इसमें ज़्यादा चेंजेस हमें देखने नहीं मिलते. ऑन द कॉन्ट्ररी अगर मैं हिमालयाज़ की बात करूँगा तो हिमालयाज़ एज वेल एज जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं ये एज वाइज सबसे ज़्यादा रीसेंट है. इसे हम लोग एक यूथफुल या यंग टोपोग्राफी भी कहते हैं. अब ये जो रिसेंटली फॉर्म्ड लैंड मास है यहाँ पे बहुत ज़्यादा चेंजेस होते हैं, इस वजह से इस जगह को हम एक अनस्टेबल जोन की तरह देखते हैं. जस्ट टू गिव यू एन एग्जाम्पल, अगर हम वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स
पेनिनसुलर पार्ट ऑफ इंडिया में है उसके माउंटेन्स को देखें एंड वी कंपेयर इट टू द हिमालयाज़, तो हिमालयाज़ में लैंडस्लाइड्स होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, वेरएज़ वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स में उतने ज़्यादा लैंडस्लाइड्स नहीं होते जितने कि हम लोग वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स में देखते हैं. सो बिकॉज हिमालयाज इज़ एन अनस्टेबल जोन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ लैंडस्लाइड्स एंड चेंजेस इज सिग्निफिकेंटली मोर, एंड बिकॉज द peninsular part of India is an ancient landmass, it is relatively more stable. तो आई होप ये इंट्रोडक्शन के थ्रू आपको ये जो इनिशियल पैराग्राफ है इसके बारे में समझ में आया हो. यहाँ से हमारे लिए एक MCQ टाइप का क्वेश्चन ज़रूर बन सकता है. अब अगर हम इसके आगे बढ़ें, जैसे मैंने आपको बताया था कि हिमालयाज़ एंड नॉर्दर्न प्लेन्स जो है वो एक यूथफुल टोपोग्राफी है, तो उसके बारे में यहाँ पे भी उन्होंने मेंशन किया हुआ है दैट हिमालयाज़ एज वेल एज नॉर्दर्न प्लेन्स इज़ रिलेटिवली यंग व्हेन इट कम्स टू द जियोग्राफिकल एज. नाउ इंडिया को अगर हम नॉर्थ से लेके साउथ तक देखें तो हमारे पास अलग अलग डिविजन्स हैं, और इन डिविजन्स का डिस्क्रिप्शन हमें यहाँ पे इन 6 पॉइंट्स में दिखा है. नाउ यही सारे डिविजन्स हमारे लिए कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स की तरह हमें क्वेश्चंस के फॉर्म में आ सकते हैं, या फिर आप बोल सकते हो कि हमारे चैप्टर को ब्रॉडली इन 6 पार्ट्स में डिवाइड किया है. हम हमारी जर्नी जो है वो हिमालयन माउंटेन से शुरू करेंगे. अभी कुछ देर पहले हमारा जो प्राइमरी डिस्कशन हुआ उसमें मैंने आपको बताया कि यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के टकराने के वजह से हमारे जो है ये हिमालयाज़ फॉर्म हुए थे, एंड इसी वजह से इन द ओवरऑल लैंड मास ऑफ इंडिया ये सबसे ज़्यादा यूथफुल टोपोग्राफी है. इस वजह से हम लोग हिमालयाज़ को जोग्राफिकली यंग एंड स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन्स भी कहते हैं, या फिर हिमालयाज़ को यंग फोल्ड माउंटेन्स कहा जाता है. यंग क्योंकि उनकी एज रिलेटिवली नहीं है, एंड फोल्ड क्योंकि जब ये 2 लैंड मासेस टकराए थे तो एक के ऊपर एक, लेयर के ऊपर लेयर फोल्ड होते होते माउंटेन हमारा क्रिएट हुआ था. अब अगर हम लोग हिमालयाज़ की एक्सटेंट की बात करें कि वो कहाँ से शुरू होते हैं और कहाँ तक चलते हैं, तो वो हमारे इंडिया की वेस्ट से लेके ईस्ट पूरी की पूरी जो हमारी बाउंड्री है उसको कवर करता है. अगर हम नॉर्दर्न पार्ट को देखने जाएँ तो वहाँ पे हमारे पास इंडस नदी है, एंड अगर हम लोग ईस्ट अरुणाचल की तरफ देखने जाएँ तो हमारे पास ब्रह्मपुत्रा नदी है. नाउ इंडस से लेके ब्रह्मपुत्रा का जो पूरा डिस्टेंस है ये 2400 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है, जहाँ पे हिमालयाज़ एक आर्क के तरीके से बने हुए हैं. नाउ यहाँ पे अगर हम देखने जाएं या फिर अगर आप मैप में भी कंपेयर करेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि हिमालयाज़ की जो विड्थ है, जो चौड़ाई है, वो कहीं ना कहीं कश्मीर में ज़्यादा है, एंड धीरे धीरे जैसे हम ईस्ट की तरफ चलते जाते हैं वैसे वैसे उसकी चौड़ाई या उसकी विड्थ जो है वो घटती जाती है. तो ये भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि कश्मीर में अगर हम बात करें हिमालयाज़ की तो वो ज़्यादा वाइडर है. दे आर वाइडर इन द नॉर्थ एंड दे बिकम नैरोअर इन द ईस्ट एट ओनली 150 किलोमीटर्स व्हेन इट कम्स टू अरुणाचल प्रदेश. जो पॉइंट्स मैं आपके सामने यहाँ पे स्क्रीन पे हाईलाइट कर रहा हूँ ये हमारे की पॉइंट्स हो जाएंगे जो हमें शॉर्ट नोट लिखते वक्त ध्यान में रखना है. नाउ बियॉन्ड दिस इफ़ यू वर टू लुक एट द अदर पॉइंट्स, अब हिमालयाज़ को हम लोग ब्रॉडली 3 ब्रॉड रेंजेस में क्लासीफाई करते हैं जो कि हाइट वाइज बाइफर्केशन है. राइट, सबसे ऊपर हमारे पास हिमाद्री आता है, उससे नीचे हमारे पास हिमाचल आता है, एंड सबसे नीचे हमारे पास शिवालिक आता है. अब इन तीनों रेंजेस में हमें 3 क्रिटिकल पॉइंट्स तो ख़ास तौर पे याद करने ही हैं. सबसे पहला उनकी लोकेशन, कि सबसे नॉर्थ में कौन सा है, बीच में कौन सा है, साउथ में कौन सा है. ये आपका पहला पॉइंट होना चाहिए. दूसरा पॉइंट कि ये जो अलग अलग रेंजेस है ये कितनी हाइट या कितने एल्टीट्यूड पे लाई करती है, वो हाइट हमें पता होनी चाहिए. एंड तीसरा, हर एक माउंटेन या हर एक रेंज जो है वो किसी न किसी पत्थर से बनता है, तो इन पर्टिकुलर माउंटेन रेंजेस का कोर रॉक कॉम्पोजिशन क्या है वो हमें पता होना चाहिए. तो ये 3 हमारे लिए बेयर मिनिमम पॉइंट्स हैं. इन पॉइंट्स के अलावा अगर कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप लिखते हो तो वो आपके लिए ब्राउनी पॉइंट्स ही होंगे, बट ये 3 चीज़ें तो हम बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे. नाउ विदाउट वेस्टिंग मच टाइम हम तीनों ही इन रेंजेस के बारे में जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसको हाईलाइट करते हैं. नाउ वी नीड टू नो दैट हिमालयाज़ में जैसे मैंने आपको कहा कि 3 पैरेलल रेंजेस हैं. अगर हम सबसे नॉर्दर्न मोस्ट रेंज की बात करें तो उसे हम लोग हिमाद्री बोलते हैं. हिमाद्री को हम लोग ग्रेटर या फिर इनर हिमालयाज़ के नाम से भी पहचानते हैं, एंड ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा लॉफ्टीएस्ट रीजन है. लॉफ्टीएस्ट का मतलब सबसे ज़्यादा टॉल. अब अगर हम यहाँ पे हाइट की बात कर ही रहे हैं तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पे हिमाद्री रेंज में जितनी भी हमारे माउंटेन्स हैं उनकी एवरेज पीक का एल्टीट्यूड 6000 मीटर्स होता है. एंड जितने भी मेजर पीक्स हैं यहाँ पे जिनको हम इम्पॉर्टेंस देते हैं इन टर्म्स ऑफ देयर हाइट, इन टर्म्स ऑफ देयर लोकेशन, वो सब इसी रेंज में हमें देखने को मिलेगी. सो एज वी वर हाईलाइटिंग थिंग्स, सबसे पहला जो हमारा रेंज है वो कौन सा है, हिमाद्री. हिमाद्री के हमारे अलग अलग नाम कौन से हैं ये हमें याद रखना है.
इसका लोकेशन जो है वो हमें याद रखना है, इसका एवरेज हाइट जो है वो हमें याद रखना है। अब एक पॉइंट और रह गया जो कि है इसका पत्थर किस चीज़ से बना हुआ है, जो आगे हमें मिलेगा। अगर हम देखने जाएं तो बोला गया है कि हिमालयाज़ जो है यहाँ पे इट इज़ कंपोज्ड ऑफ ग्रेनाइट। तो इसका जो पत्थर है वो कौन से टाइप का है, वो ग्रेनाइट टाइप का है। बिकॉज़ ये इतने ज़्यादा हाइट पे है, एज अ रिज़ल्ट ऑफ दैट यहाँ पे इसके जो माउंटेन पीक्स है वो हमेशा स्नो बाउंड रहते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्लेशियर्स हैं। अब अगर ये स्नो एंड ग्लेशियर्स यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं तो इनके मेल्ट होने के वजह से हिमालय से काफ़ी ज़्यादा रिवर्स जो है वो ओरिजिनेट होंगी। जैसे कि हमें पता है कि गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा रिवर ओरिजिनेट होती है, यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना रिवर ओरिजिनेट होती है। वैसे ही और भी बहुत सारे हमारे पास रेंजेस एंड ग्लेशियर्स हैं जहाँ पे उन ग्लेशियर्स के मेल्ट होने के वजह से, उन स्नो पीक्स के मेल्ट होने के वजह से हमें पेरेनियल रिवर्स मिलते हैं। द वर्ड पेरेनियल, इसका मतलब ये होता है कि ये रिवर्स जो है वो साल भर बहती रहती है, बिकॉज इनका सोर्स या ओरिजिन जो है वो स्नो के मेल्टिंग से है, ना कि बारिश के वजह से। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा हो। अब इसके ऊपर अगर आप देखेंगे तो आपके पास एक टेबल है और इस टेबल में आपको अलग अलग माउंटेन पीक्स और उनके हाइट्स गिवन है। यहाँ पे हम 2 डेटा पॉइंट्स याद रखेंगे। सबसे पहला हम माउंट एवरेस्ट के बारे में याद रखेंगे, जो हमारे लिए हिमालयाज़ की हाईएस्ट पीक है और जो इंडिया में नहीं बट नेपाल में है। तो अगर आपको कोई MCQ बेस्ड क्वेश्चन आए कि हिमालयाज़ की हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो आपका आंसर होना चाहिए माउंट एवरेस्ट। बट अगर आपसे कोई ये सवाल पूछे कि इंडिया की हाईएस्ट हिमालयन पीक कौन सी है, तो उसका आंसर हो जाएगा कंचनजंगा, जो कि इंडिया में पाई जाती है। तो ये दोनों जो हमारी माउंटेन रेंजेस हैं, माउंटेन पीक्स हैं, इसका हमें ध्यान रखना पड़ेगा। हिमालयाज़ की हाईएस्ट पीक माउंट एवरेस्ट और इंडिया की हाईएस्ट हिमालयन पीक कंचनजंगा। ये हमें कंचनजंगा की अगर मैं बात करूँ तो मैप वर्क में भी अलग से पूछा जा सकता है। अब जैसे हमने बात की थी इनिशियली कि हिमालयाज़ की टोटल 3 रेंजेस हैं, जिसमें सबसे पहले हिमाद्री, उसके बाद हिमाचल एंड फिर शिवालिक। हिमाद्री के हमने सारे पॉइंट्स जो है वो अभी यहाँ पे हाईलाइट कर लिए। अब आगे हम हिमाचल की तरफ बढ़ते हैं। नाउ हिमाचल जो है इट इज़ लोकेटेड इन बिटवीन द 2 रेंजेस, मतलब हिमाद्री के साउथ में और शिवालिक के नॉर्थ में। तो हिमाद्री जो रेंज हमारी है हिमाचल जो हमारी रेंज है इट इज़ टू द साउथ ऑफ हिमाद्री एंड इसको हम लोग लेसर हिमालयाज़ के नाम से भी जानते हैं। तो हमने सबसे पहले इसका लोकेशन बता दिया कि ये हिमाद्री एंड शिवालिक के बीच में आता है। इसका हमने सेकंड नेम बता दिया। तो हमारी जो सेकंड रेंज है उसका पहला पॉइंट हम लोग बताएंगे कि भाई इन्हें लेसर हिमालयाज़ बोला जाता है। इसका हम लोगों ने लोकेशन मार्क कर दिया। अब जैसे हमने बताया था कि इसका हाइट भी हमें जानना ज़रूरी है, इसका पत्थर भी हमें जानना ज़रूरी है। तो हाइट की अगर हम बात करें तो हिमाचल इज़ लोकेटेड ऑन एन एवरेज एल्टीट्यूड ऑफ 3700 to 4500 मीटर्स। एंड अगर इसके रॉक की बात करें तो यहाँ पे कंप्रेस्ड एंड ऑल्टर्ड रॉक हमें देखने को मिलेगा। तो इन तीनों पॉइंट्स को भी हम हाईलाइट कर लेंगे। इसे पॉइंट C बना देंगे और इसे पॉइंट D बना देंगे। जब हम बोलते हैं कि हिमाचल में कंप्रेस्ड एंड ऑल्टर्ड रॉक है, इसके पीछे का लॉजिक क्या वो मैं आपको समझाता हूँ। जब मैं बोल रहा हूँ कि कंप्रेस्ड रॉक है तो बिकॉज ये जो माउंटेन रेंज है वो 2 अलग अलग माउंटेन रेंजेस के बीच में सैंडविच हो रखी है बिटवीन हिमाद्री एंड शिवालिक। तो ये रॉक हमारे लिए कहीं ना कहीं कंप्रेस्ड फॉर्म बन जाएगा, बिकॉज प्रेशर जो है माउंटेन फॉर्मेशन में वो ज़्यादा रहता है। दूसरी चीज़, हमने जब बात की थी अबाउट हिमाद्री तो हमने बोला था कि हिमाद्री बिकॉज 6000 से ज़्यादा एल्टीट्यूड के ऊपर यहाँ पे माउंटेन पीक्स हैं, वहाँ पे स्नो रहता है, वहाँ पे ग्लेशियर्स होते हैं, जिसके वजह से रिवर्स ओरिजिनेट होती है। जब रिवर्स बहेंगी तो बहने के वजह से वो इरोजन का प्रोसेस करती है एंड इसी इरोजन के वजह से हमारे जो हिमाचल के पत्थर हैं वो क्या हो जाते हैं, वो ऑल्टर हो जाते हैं। तो ये लॉजिक आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पे जब हम बात करेंगे कि हिमाचल के अंदर हमारे जो पत्थर है, हमारा जो रॉक है वो कंप्रेस्ड एंड ऑल्टर्ड है, तो उसके पीछे का कारण क्या है वो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया। नाउ बियॉन्ड दीज बेसिक पॉइंट्स जो हमारे लिए बेयर मिनिमम है, हमें और भी चीज़ें याद करनी पड़ेंगी, जहाँ पे हम समझते हैं कि हिमाचल जो है वो फेमस है फॉर इट्स डिफरेंट रेंजेस एंड फॉर इट्स डिफरेंट हिल स्टेशंस या फिर वैलीज़। अगर आप ये रेंजेस एंड वैलीज़ के एग्जांपल्स याद रखते हैं तो बहुत बढ़िया, बट अगर नहीं याद रहता तो हम इतना लिख के आ जाएंगे हम लोग कि इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रेंजेस एंड वैलीज़ हैं। अगर रेंजेस की बात करें तो पीर पंजाल रेंज, धौलाधार रेंज एंड महाभारत रेंज, ये 3 इंपॉर्टेंट रेंजेस हैं जो हमें हिमाचल में देखने मिलेगी। वैलीज़ की अगर हम बात करें तो कश्मीर वैली, कांगड़ा वैली एंड कुल्लू वैली आर एग्जाम्पल्स ऑफ इम्पॉर्टेंट हिल स्टेशंस और इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेसेस। आई होप इधर तक आपको समझ में आया हो। इसके साथ हमने हिमालयाज़ के 2 पैरेलल रेंजेस कवर कर लिए। सबसे टॉप में हमारे पास हिमाद्री था और फिर हमने हिमाचल कवर किया। अब सबसे साउथ में, सबसे लोवेस्ट पार्ट में हमारे पास आते हैं शिवालिक।
जब हम शिवालिक की बात करेंगे तो ये आउटर मोस्ट रेंज है, या इन्हें हम आउटर हिमालयाज़ के नाम से भी जानते हैं। सीक्वेंस वाइज अगर मार्क करते जाए तो ये हमारी तीसरी रेंज है, जिसका दूसरा नाम हमारे लिए आउटर हिमालयाज़ भी है। अगर इस माउंटेन रेंज की बात करें तो इस माउंटेन रेंज की एवरेज एल्टीट्यूड जो है वो कहीं ना कहीं हिमाद्री और हिमाचल से और काफ़ी कम होगी, तो ये 900 से 1100 मीटर है। इसका जो पत्थर है वो अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स या सेडिमेंट्री रॉक से बनता है, इसी वजह से यहाँ पे लैंडस्लाइड्स होने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। तो सिमिलरली इधर भी मार्क कर लेते हैं, ये है हमारा पॉइंट नंबर बी, ये है हमारा पॉइंट नंबर सी। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट दिस स्पेसिफिक रेंज ऑफ शिवालिक, हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि जिस तरीके से दो माउंटेन रेंजेस के बीच में वैलीज़ बनती है, वैसे ही हिमाचल एंड शिवालिक के बीच में भी जो वैलीज़ बनती हैं उन वैलीज़ को हम लोग सेपरेट नाम देते हैं, जिन्हें डून्स बोला गया है। अब ये जो हमारी डून्स हैं, ये डून्स में एग्जाम्पल के तौर पे हमें देहरादून, कोटली दून एंड पाटली दून, ये 3 एग्जाम्पल्स हमें याद करने पड़ेंगे। अब ये एरिया ग्रीनरी वाइज भी बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि जो रिवर्स हिमाद्री से ओरिजिनेट होती है, जो हिमाचल में इरोजन करती है, वो सेडिमेंटेशन का काम या डिपोजिशन का काम शिवालिक पे करेंगी। अब अगर यहाँ पे डिपोजिशन का काम होने वाला है तो यहाँ पे हमें एलुवियल सॉइल जो है वो काफ़ी हद तक देखने मिलेगा। ये एलुवियल सॉइल बिकॉज बहुत फर्टाइल होता है, तो यहाँ पे आपको ग्रीनरी भी देखने मिलेगी। सो आई होप ये सारे जो हमारे पॉइंट्स हैं वो आपको समझ में आते हैं, और इसी के साथ हमारा एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट नोट रिगार्डिंग द 3 पैरेलल रेंजेस ऑफ हिमालयाज़ ख़त्म होता है। नाउ अपार्ट फ्रॉम द हाइट वाइज बाइफर्केशन, हिमालयाज़ के अंदर बहुत सारी रिवर्स भी ओरिजिनेट होती है, एंड रिवर वाइज बाइफर्केशन के हिसाब से हमने लोकल नेम्स प्रोवाइड किए हुए हैं हिमालयाज़ को, जो आपको एक MCQ क्वेश्चन की तरह आ सकता है। नाउ अगर हम देखने जाए कि ये कौन से रिवर्स हैं और उसके बीच में हिमालयस के क्या क्या नाम हैं, तो हमें समझ में आना चाहिए। तो सबसे पहले हमने जो बाउंड्री पॉइंट्स थे हिमालयस के, वो तो आइडेंटिफाई कर लिए थे कि हिमालयस ओरिजिनेट होते हैं बिटवीन द रिवर इंडस एंड ख़त्म होते हैं एट ब्रह्मपुत्र। बट इंडस एंड ब्रह्मपुत्र के बीच में भी अलग अलग हमारे पास रिवर्स हैं। अगर हम इंडस एंड सतलज, ये 2 रिवर्स की बात करें, तो इसके बीच में हिमालयाज़ को हम लोग पंजाब हिमालयाज़, कश्मीर हिमालयाज़ या हिमाचल हिमालयाज़ के नाम से जानते हैं। अगर हम लोग सतलज एंड काली रिवर की बात करें, इन 2 रिवर्स के बीच में हम हिमालयाज़ को कुमाऊँ हिमालयाज़ के नाम से जानते हैं। फिर काली एंड तीस्ता रिवर के बीच में हम हिमालयाज़ को नेपाल हिमालयाज़ के नाम से जानते हैं। एंड तीस्ता एंड दिहांग जो कि ब्रह्मपुत्रा की ही एक ट्रिब्यूटरी है, उसको हम लोग आसाम हिमालयाज़ के नाम से जानते हैं। तो यहाँ से ये जो हम लोगों ने एरिया पढ़ा, ये हमें MCQ के तरीके से पूछा जा सकता है। ये हमारे लिए रिवर वाइज बाइफर्केशन ऑफ हिमालयाज़ है। अगर आपने लेक्चर अटेंड किया था तो हमने इसको एक चार्ट फॉर्म में समराइज़ भी किया है, और उसके थ्रू आपको ये याद होना भी चाहिए। आगे अगर हम बढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है कि हिमालयाज़ जो है वो कहीं ना कहीं ब्रह्मपुत्रा रिवर पे ख़त्म हो जाते हैं। वो 2400 किलोमीटर जो है वो इंडस से शुरू होते हैं और ब्रह्मपुत्रा पे ख़त्म होते हैं। बट जहाँ ब्रह्मपुत्रा पे ये माउंटेन रेंज ख़त्म होती है, वहाँ पे गहरी खाई है। इस गहरी खाई के बीच में नीचे एंड में हमारे पास ब्रह्मपुत्रा नदी है। इस खाई को हम लोग ज्योग्राफी में गॉर्ज बोलते हैं, जिसको दिहांग गॉर्ज नाम दिया गया है। अब इस खाई के आगे भी हिमालयस कंटिन्यू होते हैं, बट वहाँ पे वो माउंटेन्स नहीं रहते, वो हिल्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, और इन हिल्स को हम पूर्वांचल हिल्स के नाम से जानते हैं, जिन्हें ईस्टर्न हिल्स एंड माउंटेन्स बोला जाएगा। अब ये जो हमारे माउंटेन्स हैं, ये भी सेडिमेंट्री रॉक वाले हैं। यहाँ पे सैंडस्टोन का पत्थर है, एंड यहाँ पे ज़्यादातर अगर आप देखने जाओगे तो आपको फॉरेस्ट एरिया देखने मिलेगा। इट इज़ कवर्ड इन डेंस फॉरेस्ट। यहाँ पे इतनी ज़्यादा आबादी खास होती नहीं है। नाउ बिकॉज ये हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की बाउंड्री को कवर करता है, जहाँ जहाँ पे भी ये पूर्वांचल हिल्स हैं, उन स्टेट्स के हिसाब से हम इन हिल्स के नाम याद कर सकते हैं। जैसे नागालैंड में जो ये हिल्स मिलते हैं उन्हें हम नागा हिल्स कहते हैं। मणिपुर में जो ये हिल्स देखने मिलते हैं उन्हें हम मणिपुर हिल्स कहते हैं। एंड मिज़ोरम में जो ये हिल्स देखने मिलते हैं उन्हें हम मीज़ो हिल्स के नाम से जानते हैं। तो अगर हम हिमालयाज़ के एक्सटेंशन की बात करेंगे कि बियॉन्ड द ब्रह्मपुत्रा रिवर हिमालयाज़ जो है वो हिल्स में कन्वर्ट हो जाता है, और उन हिल्स को हम लोग पूर्वांचल हिल्स के नाम से समझते हैं। सो इधर तक हम लोगों ने जो टॉपिक्स कवर किए, उसमें हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पार्ट के बारे में कुछ चीज़ें समझी, एंड देन वी फर्दर मूव्ड बियॉन्ड टू अंडरस्टैंड अ डिटेल्ड नोट ऑन हिमालयाज़। इधर तक अगर आपको सारी चीज़ें समझ में आई हो तो प्लीज़ अपनी नोटबुक में भी ये सारी चीज़ों को समराइज़ अच्छे से कर लेना। इसके नेक्स्ट पार्ट का जो वीडियो होगा उसमें हम लोग रिमेनिंग पोर्शन जो है वो उस पूरे चैप्टर का फिनिश कर देंगे। तो जैसे हम लोगों ने लास्ट पार्ट में हिमालयाज़ तक का पूरा पोर्शन जो है वो चैप्टर 2 में कवर किया था,
Now here we'll look at the points which are beyond the northern plains and other remaining aspects of this particular chapter. Now जब हम नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में बात कर रहे हैं, सबसे पहले हमें समझ में आना चाहिए कि जहाँ पे हिमालयाज़ ख़त्म होते हैं उसी के नीचे हमारी नॉर्दर्न प्लेन्स जो है वो शुरू हो जाएगी. एंड ये नॉर्दर्न प्लेन्स या प्लेन्स इन जनरल हैव बीन क्रिएटेड एज अ रिजल्ट ऑफ डिफरेंट रिवर्स एंड रिवर सिस्टम. तो हमें ध्यान ये रखना है कि नॉर्दर्न प्लेन्स जो है वो किसके वजह से फॉर्म हुई है, ड्यू टू द इंटर प्ले ऑफ डिफरेंट रिवर्स. अब अगर हिमालयाज़ के नीचे ही हमारे पास नॉर्दर्न प्लेन्स हैं तो जो हिमालयाज़ की 3 इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं उन्हीं के थ्रू हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स भी बनेंगी. सो वी हैव द इंडस, द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्रा रिवर्स, जिनके वजह से और उनके ट्रिब्यूटरीज़ के सिस्टम के वजह से एलुवियल सॉइल के डिपॉजिट्स के थ्रू हमारे पास ये प्लेन्स बनती है. ना जब हम लोग इस प्लेन्स के साइज़ एंड एक्सटेंट के बारे में बात करेंगे तो हमें समझ में आना चाहिए जिस तरीके से हिमालयाज़ 2400 किलोमीटर के डिस्टेंस में थे, वैसे ही नॉर्दर्न प्लेन्स भी 2400 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे है. एंड द ओवरऑल एरिया दैट द नॉर्दर्न प्लेन्स कवर्स इज 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स. अब यहाँ पे ये जो एरिया हमारा है, इस एरिया को हम लोग इंटेंसली कल्टिवेटेड एंड डेंसली पॉपुलेटेड एरिया के तरीके से समझते हैं. अब अगर ये इंटेंसली कल्टिवेटेड एंड डेंसली पॉपुलेटेड है तो इसके पीछे के कारण क्या हैं वो हमें समझना पड़ेगा. नाउ वी ऑलरेडी हैव लर्नड इन आवर जूनियर सेशंस, मतलब आप जब जूनियर ग्रेड्स में थे तब आपने देखा था कि जितने भी अलग अलग सॉइल टाइप्स होती है उसमें से एलुवियल सॉइल सबसे फर्टाइल मानी जाती है. तो वैसे ही यहाँ पे जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं यहाँ पे भी हमारे पास रिच एलुवियल सॉइल है. ये एलुवियल सॉइल जो है उसके साथ साथ बिकॉज ये नदियों के वजह से बनी है तो पानी का सप्लाई तो हमारे पास होगा ही, प्लस यहाँ पे हमारे पास फेवरेबल क्लाइमेट भी है. सो रिच सॉइल प्लस वाटर सप्लाई प्लस फेवरेबल क्लाइमेट, ये 3 रीजंस के चलते इस एरिया में एग्रीकल्चर को हम काफ़ी प्रॉस्परसली प्रैक्टिस कर सकते हैं. एंड कहीं ना कहीं हमें ये भी पता है दैट एग्रीकल्चर इंडिया का प्राइमरी प्रोफेशन है. तो जहाँ पे एग्रीकल्चर के लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल एनवायरनमेंट होगा वो एरिया डेंसली पॉपुलेटेड भी होगा. नाउ बिकॉज यहाँ पे सबसे ज़्यादा खेती होती है, इस नॉर्दर्न प्लेन्स के एरिया को हम लोग ग्रैनरीज ऑफ इंडिया के नाम से भी समझते हैं. व्हेन आई यूज़ द वर्ड ग्रैनरीज आई रेफर टू द एरिया जहाँ पे सबसे ज़्यादा फूड ग्रेन प्रोडक्शन होता है. सो आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आए. यहाँ से जो आपका सवाल बन सकता है वो ये है दैट वाई आर द नॉर्दर्न प्लेन्स इंटेंसली कल्टिवेटेड एंड डेंसली पॉपुलेटेड. तो इसमें आपके 3 जस्टिफिकेशन होने चाहिए कि यह नॉर्दर्न प्लेन्स जो है वो हिमालयन रिवर्स के इंटरप्ले के वजह से बनी है, जिसके वजह से यहाँ पे फर्टाइल सॉइल है, फेवरेबल क्लाइमेट है एंड एडिक्वेट वाटर सप्लाई है. इन 3 रीजन्स के चलते हम देख पाते हैं कि नॉर्दर्न प्लेन्स हमारी जो है वो डेंसली पॉपुलेटेड एंड इंटेंसली कल्टिवेटेड है. नाउ जैसे हमने बताया कि हिमालय के जो 3 इंपॉर्टेंट रिवर्स है जिसमें इंडस आता है, ब्रह्मपुत्र आता है एंड गंगा आता है, इसमें से गंगा एंड उसकी ट्रिब्यूटरीज ही हमारे कंट्री में मैक्सिमम एरिया कवर करते हैं. इंडस की अगर हम बात करें तो इंडस थोड़ा सा पार्ट इंडिया में उसका है एंड मेजर पार्ट जो है वो पाकिस्तान में लाई करता है. इस वजह से इसकी जो ज़्यादातर प्लेन्स है वो इंडिया के बाहर है. अब आपको दूसरी चीज़ याद रखनी है, जब हम गंगा रिवर की बात करेंगे तो गंगा रिवर ने जो हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स बनाई है दे एक्सटेंड ऑल अक्रॉस द नॉर्दर्न स्टेट्स. फिर चाहे हम हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल तक की बातें करें तो ये सारा का सारा एरिया हमारा जो है वो गंगा प्लेन्स की वजह से बना है. अगर हम बात करेंगे अबाउट द ब्रह्मपुत्रा रिवर एंड ब्रह्मपुत्रा ने जो प्लेन्स बनाई है तो वो ईस्टर्न पार्ट असम, वेस्ट बंगाल उधर उस एरिया में है, नॉर्थ ईस्टर्न पोर्शन में, एंड फिर वो इंडिया से बह के बांग्लादेश में चली जाती है. अब ये जो हमारा पोर्शन था यहाँ से एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट ऑफ व्यू से देखने जाए तो खास सवाल कुछ ज़्यादा बनते हैं नहीं. अब यहाँ पे MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें 2 चीज़ें ध्यान में रखनी है विच आई विल ब्रिंग योर अटेंशन टू. जब हम बात करते हैं अबाउट दिस पॉइंट ऑफ व्यू, इस पेज पे नीचे अगर आप जाएंगे तो यू विल सी कि बहुत सारी रिवर्स जो है वो हिमाद्री से ओरिजिनेट होती है. हिमाचल पे वो इरोजन करती है, शिवालिक पे आते आते उनका डिपोजिशन का काम चालू हो जाता है. तो जब ये डिपोजिशन का काम करेंगे तो डिपोजिशन के चलते मिट्टी जो है वो एक जगह अक्यूमुलेट होने लगती है. अब जब नदी के बहाव में गति उसकी कम हो गई, स्पीड उसकी कम हो गई है, तो रिवर इरोजन करने के जगह पे डिपोजिशन या सेडिमेंटेशन का काम शुरू करेगी. और जब ये रिवर सेडिमेंटेशन का काम शुरू कर देती है तो उसके चलते रिवराइन आइलैंड्स बनते हैं, रिवर के बीच में बनने वाले आइलैंड्स. आई जस्ट ड्रॉ दिस एंड गिव यू एन एग्जाम्पल. जैसे मान लीजिए कि हम लोग जो है वो एक नदी ऐसी आई, एक नदी, और दूसरी नदी यहाँ से इस तरीके से आई. अब ये जब ये 2 नदी का मिलन हुआ तो यहाँ पे बीच में आप ये ट्राइंगुलर एरिया देख रहे हो जिससे ओवरलैप हो रहा है,
यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो है वो सेडिमेंटेशन होने वाला है एंड ये एक आइलैंड का रूप ले लेगा। अब ये जो आइलैंड हमारा होगा, ये आइलैंड को हम लोग क्या बोलेंगे, विल रेफर टू दिस एज रिवराइन आइलैंड। अब क्या ऐसे कोई रिवराइन आइलैंड इंडिया में है? तो जी हाँ, मजूली नाम की एक जगह है जो कि दुनिया का लार्जेस्ट इनहैबिटेड रिवराइन आइलैंड है। इनहैबिटेड का मतलब यहाँ इंसान रहते हैं, यहाँ पे गांव हैं, यहाँ पे जो है वो कल्चरल रिचनेस है। देर आर पीपल हु लिव हियर, दिस इज़ अ यूजेबल एरिया, दिस इज़ अ यूजेबल लैंड। नाउ जिस तरीके से ये जो दो रिवर थी, ये एक स्ट्रीम, ये दूसरी स्ट्रीम, ये दोनों मिलके एक कॉमन स्ट्रीम बनी, तो इन दोनों स्ट्रीम्स को हम ट्रिब्यूटरीज बोलेंगे। जो एक मेन रिवर में पानी ऐड करती हैं उन्हें ट्रिब्यूटरीज बोला जाता है, जो एक मेन रिवर से पानी डिवाइड कर देती है उसे हम डिस्ट्रीब्यूटरीज बोलते हैं। अब अगर आप यहाँ की ये वाली ज़मीन देखेंगे, लेट मी यूज़ अ डिफरेंट कलर टू हाईलाइट दिस। अगर हम ये वाला एरिया, ये एरिया देखने जाए जिसको मैंने अभी सिर्फ इससे शेड किया है, ये एरिया एक ऐसी जगह है जहाँ दो नदियों का संगम होता है। तो इस जगह को हम लोग दो आब बोलेंगे। ये ऊपर वाले बॉक्स में आपको गिवन है। सो दोआब का मतलब क्या है, टू वाटर बॉडीज़। तो यहाँ पे जहाँ पे दो नदियों का संगम होगा उस एरिया को दोआब बोला जाएगा। पंजाब में 5 नदियों का संगम है, इसीलिए हम उस एरिया को पंजाब बोलते हैं। तो जैसे हम ये सारे अलग अलग रिवर के वजह से बनने वाली प्लेन्स की बात करते हैं, तो इन सारे प्लेन्स में हमें बहुत जगहों पे दोआब देखने मिलेंगे। दो स्ट्रीम्स के मिलन की जगह को दोआब बोला जाएगा। आई होप ये पॉइंट समझ में आ रहा है आपको। तो यहाँ से MCQ कौन से आ सकते हैं, वो रिवराइन आइलैंड वाला MCQ कि मजूली लार्जेस्ट इनहैबिटेड रिवराइन आइलैंड है, और प्लस नॉर्दर्न प्लेन्स में क्या ज़्यादा देखने को मिलता है, तो दोआब ज़्यादा देखने को मिलते हैं, दो नदियों के संगम वाली जगह देखने मिलती है। नाउ बियॉन्ड दिस, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट लाइन है, आई लाइक टू ब्रिंग दैट टू योर अटेंशन। The line says, the northern plains are generally described as flat land with no variations in its relief. मतलब प्लेन्स को एक लेवल्ड लैंड की तरह देखा जाता है। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत? टेक्स्ट बुक ने क्लियरली आंसर बता दिया है कि ये स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है, इट इज़ नॉट ट्रू। अब ध्यान रखेंगे तो ये अब बिकॉज यूर इन ग्रेड 9 हम लोगों को नए फॉर्म ऑफ ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन आते हैं, जिसे हम असर्शन एंड रीजनिंग टाइप ऑफ क्वेश्चन बोलते हैं। तो अगर आपको ये सेंटेंस या ये स्टेटमेंट दिया जाए, द नॉर्दर्न प्लेन्स आर जनरली फ्लैट लैंड विदाउट एनी वेरिएशन, तो ये स्टेटमेंट हमारे लिए फॉल्स होगा। अब अगर यहाँ पे नॉर्दर्न प्लेन्स में हमारे पास अलग अलग तरीके के लैंड बेल्ट्स हैं, तो वो कैसे हैं उसके बारे में कुछ चर्चा करते हैं। ठीक है, आई एम गोइंग टू बी ड्राइंग अ लिटिल बिट ओवर हियर सो दैट आप लोगों को थोड़ी बेसिक चीज़ें समझ में आए। अब मान लीजिए कि हमारे जो हिमालयन माउंटेन है, वो हिमालयन माउंटेन यहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं। अब इन माउंटेन्स के ऊपर हमारे पास स्नो है, इन स्नो में से हमारे पास बहुत ज़्यादा जो है वो रिवर्स ओरिजिनेट होने वाली है। ये रिवर्स हमारे लिए पेरिनियल रिवर्स होती है। अब जब ये रिवर्स इरोजन का काम करेंगे तो ये माउंटेन जो है वो टूट के रॉक्स एंड पेबल्स बन जाएंगे। तो जहाँ पे माउंटेन ख़त्म होता है वहाँ पे हमारे पास ये रॉक्स एंड पेबल्स वाला एरिया बन जाएगा। अब ये रॉक्स एंड पेबल्स वाला एरिया जो है, इस एरिया को हम भाबर रीजन बोलते हैं। ये भाबर रीजन लगभग 8 से 16 किलोमीटर का होता है जहाँ पे हमारे पास रॉक्स एंड पेबल्स होंगे। अब रॉक्स एंड पेबल्स के बीच में तो जगह है, गैप है, तो इस गैप के बीच में हमारी जो ये रिवर्स हैं वो रिवर्स डिसअपियर हो जाती है, इन रॉक्स एंड पेबल्स के नीचे चली जाती है। अब ये जो इरोजन का प्रोसेस है ये तो आगे कंटिन्यू होते ही रहने वाला है। तो जब ये इरोजन का प्रोसेस आगे फर्दर कंटिन्यू होता है तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो सैंड बन जाती है। अब सैंड के साथ ये जो रिवर हमारी है ये मिक्स हो जाएगी। तो ये जो एरिया है भाबर रीजन के बाद वाला एरिया, वहाँ पे बहुत ज़्यादा कीचड़ बन जाता है। इस कीचड़ को हम लोग क्या बोलते हैं, वी रेफर टू दिस एरिया एज द तेराई रीजन। अब ये जो तेराई रीजन है ये कैसा रीजन है, ये वेट रीजन है, ये स्वॉम्पी रीजन है, ये मार्शी रीजन है। अब ये वेट, स्वॉम्पी एंड मार्शी रीजन में ज़्यादातर केसेस में हमें फॉरेस्ट देखने मिलते हैं। इन फॉरेस्ट को पहले क्लियर किया गया था जब हमारे इंडिया पाकिस्तान के बीच में पार्टीशन हुआ था, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे लोग जो है वो आए थे एज रेफ्यूजीज़। तो उनके रहने की जगह बनाने के लिए हमने इस एरिया को थोड़ा बहुत रिक्लेम किया था, बट ज़्यादातर इस एरिया में ह्यूमन सेटलमेंट्स नहीं होते, यहाँ पे सिर्फ फॉरेस्ट ग्रो होते हैं। अब ये रीजन जब आगे हम देखते हैं, वैसे जैसे जैसे रिवर में हम आगे बढ़ते जाएंगे, रिवर का बहाव जो है वो धीरे धीरे स्लो होते जाएगा। तो बिकॉज ये रिवर का बहाव धीरे धीरे स्लो होते जाता है तो इवेंचुअली ये रिवर जो है वो डिपोजिशन का काम शुरू करती है।
अब यहाँ पे अगर आप दो पार्ट्स देखोगे, एक पोर्शन ऐसा है जहाँ पे ये ऊपर के तरफ है, जिसे अपर टेरेस लाइक स्ट्रक्चर बोला जाता है, एंड एक पोर्शन जो है वो नीचे के तरफ है, जिसे हम लोग रिवर वैली बोलेंगे या रिवर फ्लोर बोलेंगे। तो यहाँ पे जो रिवर वैली या रिवर फ्लोर है, जिसको मैं अभी यहाँ पे हाईलाइट करता हूँ, तो ये रिवर फ्लोर जो हमारा है, यहाँ पे हम लोगों को न्यू एलुवियल सॉइल देखने को मिलेगी, जो कि हर साल रिन्यू होती है। इस सॉइल को हम लोग खादर सॉइल भी बोलते हैं, या इस रीजन को खादर रीजन भी बोला जाता है। ऑन द कॉन्ट्ररी, जो ऊपर वाला पोर्शन है, द अपर टेरेस लाइक स्ट्रक्चर जो है, इसे हम लोग भंगार या भांगर रीजन बोलते हैं। भंगार क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास पुरानी एलुवियल सॉइल है, ओल्ड एलुवियल सॉइल है, और इस ओल्ड एलुवियल सॉइल के अंदर हमारे पास कुछ कंकर है। अब ये कंकर जो है, ये बेसिकली कैल्शियम कार्बोनेट के कुछ डिपॉजिट्स हैं, जिसके वजह से जो रूट्स होते हैं प्लांट के, वो कहीं ना कहीं सॉइल से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। नाउ बिकॉज ये इतनी ज़्यादा हाईली फर्टाइल एरिया नहीं है, यहाँ पे भी हमें फॉरेस्ट वगैरह देखने मिलेगा, और यहाँ पे खेती एज सच नहीं करते। अगर खेती होती भी है तो वो सिर्फ नोमैडिक ट्राइब्स करते हैं, जिसमें स्लैश एंड बर्न मेथड, जो झूमिंग कल्टीवेशन अपने जूनियर ग्रेड्स में पढ़ा था, उसकी उस तरीके से खेती यहाँ पे करी जाएगी। जो हम लोग नॉर्मली नॉर्दर्न प्लेन्स की बात करते हैं, तो हमें खादर रीजन की बात करते हैं, जहाँ पे फर्टाइल सॉइल है, पानी है, फेवरेबल क्लाइमेट है, इस वजह से वो डेंसली पॉपुलेटेड है। तो अगर हम लोग ये 4 डिविजन्स देखने जाएं, तो 4 डिविजन्स हमारे कौन से हुए? सबसे पहले हमारे पास आया भाबर एरिया, फिर आया तेरई एरिया, फिर आया भंगार एरिया, एंड चौथा आया खादर एरिया। अब ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया, टेक्स्ट बुक में कहाँ दिया है, तो उधर आ जाते हैं। अगर आप यहाँ पे इसी पेज पे नीचे आएंगे, तो हमें रियलाइज़ होता है कि भाई हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स जो है, इसमें बाइफर्केशंस हैं 4 तरीके के। सबसे पहले आता है हमारे लिए भाबर बेल्ट। ये भाबर बेल्ट 8 से 16 किलोमीटर्स का है। ये वहीं शुरू हो जाता है जहाँ पे माउंटेन्स ख़त्म होते हैं, एंड माउंटेन्स यहाँ पे क्या डिपॉजिट करेंगे? पेबल्स डिपॉजिट करेंगे। अब ये दे आर लाइंग पैरेलल टू द स्लोप्स ऑफ द माउंटेन्स या फिर शिवालिक। बिकॉज यहाँ पे पेबल्स के बीच में जगह है, तो स्ट्रीम्स हमारी डिसअपियर हो जाती है। एक बार ये हमारा भाबर बेल्ट, जो कि हमारा पहला पट्टा था, ये ख़त्म हो जाता है, तो हमारा सेकंड रीजन शुरू हो जाता है, जिस रीजन को हम लोग तेरई रीजन बोलते हैं। ये तेरई रीजन जो है, ये वेट, स्वॉम्पी एंड मार्शी है, क्योंकि जो रिवर्स हैं, जो स्ट्रीम्स भाबर रीजन में डिसअपियर हो गई थी, वो यहाँ पे री इमर्ज कर जाएंगी, री अपीयर कर जाएंगी। इस एरिया में बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट होता है, एंड इसको, जैसे मैंने आपको बात की कि हम लोगों ने माइग्रेंट्स को सेटल करने के लिए इस एरिया को थोड़ा बहुत आफ्टर पार्टीशन यूटिलाइज़ किया था। इस एरिया में वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा है। आफ्टर द तेरई रीजन गेट्स ओवर, हमारे पास है भंगार रीजन। ये रिवर वैली में ऊपर के तरफ है, तो ये टेरेस लाइक फीचर रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे ओल्डर एलुवियल सॉइल है, और इस सॉइल के अंदर कंकर होते हैं, जिसे कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्केरियस डिपॉजिट्स बोला जाता है। इस कंकर होने की वजह से इस पर्टिकुलर सॉइल में खेती ज़्यादा नहीं कर सकते। सबसे लास्ट वाला पोर्शन हमारा जो था, वो है खादर, जो कि यंगर डिपॉजिट्स या फ्रेश डिपॉजिट्स हैं। ये हर साल यहाँ पे नई मिट्टी आती है, एंड इस वजह से ये एरिया सबसे ज़्यादा फर्टाइल है, इंटेंसली कल्टिवेटेड एंड डेंसली पॉपुलेटेड। तो इसके साथ हमारी जो पूरी जर्नी है एज़ फार एज़ द नॉर्दर्न प्लेन्स इज़ कंसर्न, वो यहाँ ख़त्म होती है, यहाँ समाप्त होती है। अब इसके बाद हमारे पास पेनिनसुलर प्लेटो की कुछ बातचीत है। नाउ पेनिनसुलर प्लेटो, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम लोगों को जो है वो एक अलग डायग्राम पे जाना पड़ेगा, एक अलग जगह पे जाना पड़ेगा, जिसके लिए मुझे सिर्फ आप 1 सेकंड दीजिए। नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट द पेनिनसुलर प्लेटो, तो आपको समझ में आना चाहिए कि पेनिनसुलर प्लेटो जो है, वो हमारे लिए एक एंशिएंट लैंडमास का पार्ट है। अब इसको एंशिएंट लैंडमास क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ये एंशिएंट लैंडमास हमें गोंडवाना लैंड से इनहेरिटेंस में मिला है। इसके बारे में हमने पहले वीडियो में भी बात की थी। जब हम लोग यहाँ पे इस पेनिनसुलर प्लेटो की बात कर रहे हैं, तो इस पेनिनसुलर प्लेटो में अलग अलग तरीके के पत्थर है। So when I say that it is composed of igneous rocks, metamorphic rocks, as well as crystalline rocks, तो 3 तरीके के पत्थर जो है हमें यहाँ पे देखने मिलेंगे। तो बात हमने क्या की? When I talk about the peninsular plateau, it is an ancient landmass जो हमें कहाँ से मिला है? गोंडवाना लैंड से मिला है। It is composed of igneous rocks, metamorphic rocks and crystalline rocks। तो 3 तरीके के यहाँ पे रॉक्स हमें देखने मिलेंगे, igneous, मेटामॉर्फिक एंड क्रिस्टलाइन रॉक्स। अब यहाँ पे ये जो हमारे पेनिनसुलर प्लेटो है, इसके 2 ब्रॉड डिविजन्स हैं। 2 ब्रॉड डिविजन्स के बीच में एक रिवर है, नर्मदा रिवर। जो 2 डिविजन्स हैं, उन 2 डिविजन्स का नाम है हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले सेंट्रल हाईलैंड्स
और नीचे डेक्कन प्लेटो। अब अगर हम सेंट्रल हाईलैंड्स की बात करते हैं तो सेंट्रल हाईलैंड्स के साउथ में हमारे पास यहाँ पे एक माउंटेन रेंज है जिसको हम लोग विंध्या रेंज के नाम से जानते हैं। सेंट्रल हाईलैंड्स के नॉर्थ वेस्ट में हमारे पास एक और माउंटेन रेंज है जिसे हम अरावली रेंज बोलते हैं। ये अरावली रेंजेस जो हैं ये गुजरात से लेके दिल्ली तक एक्सटेंड करती है। अगर हम लोग यहाँ पे सेंट्रल हाईलैंड्स की बात कर रहे हैं तो इसके अंदर हमारे पास ब्रॉडली 3 अलग अलग एरियाज आते हैं, 3 अलग अलग रीजन्स आते हैं। सबसे पहला हमारे पास है एक मालवा प्लेटो, फिर उसके बाद है हमारे पास बुंदेलखंड या बघेलखंड, एंड तीसरा हमारे पार्ट है जिसे हम कहते हैं छोटा नागपुर प्लेटो। तो इसको एक बार नेम कर देते हैं। वी हैव द मालवा प्लेटो हियर, वी हैव बुंदेलखंड एंड बघेलखंड, एंड वी हैव द छोटा नागपुर प्लेटो। अब इधर तक एक बार वापस आते हैं सो दैट हमें चीज़ें थोड़ी सी अच्छे से समझ में आए। द पेनिनसुलर प्लेटो is an ancient landmass which we have inherited from the Gondwana land. It is composed of igneous, metamorphic and crystalline rocks. To the north of river Narmada, we have the Central Highlands. Central Highlands जो है, Central Highlands के साउथ में हमारे पास विंध्या रेंज है। नॉर्थ वेस्ट में हमारे पास अरावली रेंज है जो कि गुजरात से लेके दिल्ली तक एक्सटेंड करती है। अब अगर सेंट्रल हाईलैंड्स की बात करेंगे तो इसमें मेजॉरिटी पार्ट जो है वो मालवा प्लेटो का आता है। इसके ईस्ट में अगर आप जाएंगे तो हमारे पास बुंदेलखंड या बघेलखंड रीजन है। फर्दर ईस्ट में जाएंगे तो आपके पास छोटा नागपुर प्लेटो रीजन है। अब ये जो एरिया है, इस एरिया में हमारे पास इम्पॉर्टेंट रिवर्स हैं। अब यहाँ से जो इम्पॉर्टेंट रिवर्स इमर्ज होती है वो 4 रिवर्स हैं, CSKB, चंबल, सिंध, केन एंड बेतवा। वापस से चंबल, सिंध, केन और बेतवा। वैसे ही छोटा नागपुर प्लेटो की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे भी एक रिवर है जिसे दामोदर रिवर कहा जाता है। ठीक है। सो अगर हम सेंट्रल हाईलैंड्स की बात कर रहे हैं, इट लाइज टू द नॉर्थ ऑफ रिवर नर्मदा। सेंट्रल हाईलैंड्स के साउथ में हमारे पास विंध्या रेंज है, नॉर्थ वेस्ट में हमारे पास अरावली रेंज है। सेंट्रल हाईलैंड्स का मेजॉरिटी पार्ट मालवा प्लेटो का है। इसके ईस्ट में जाएंगे तो बुंदेलखंड एंड बघेलखंड एरिया आता है। फर्दर ईस्ट में जाएंगे तो छोटा नागपुर प्लेटो एरिया आता है। दिस रीजन इज ड्रेन्ड बाय 4 रिवर्स, चंबल, सिंध, केन एंड बेतवा। छोटा नागपुर प्लेटो की बात करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास दामोदर नदी है। नाउ टू द वेस्ट ऑफ अरावली, अरावली रेंज के वेस्ट में अगर आप जाओगे तो यहाँ पे हमारे पास डेजर्ट एरिया है जिसको हम लोग थार डेजर्ट बोलते हैं। ठीक है। अब अगर आप रीजन वाइज देखने जाओ तो ये यहाँ पे इतना चौड़ा है वेस्ट में एंड ईस्ट में थोड़ा सा नैरो है। तो याद रखेंगे दैट द सेंट्रल हाईलैंड्स आर वाइडर इन द वेस्ट एंड नैरोवर इन द ईस्ट। ओके। अब इसके बियॉन्ड अगर हम डेक्कन प्लेटो की बात करें, सो डेक्कन प्लेटो के भी नॉर्थ साइड पे हमारे पास एक माउंटेन रेंज है और ये माउंटेन रेंज है सतपुरा रेंज। अब हमारा डेक्कन प्लेटो का जो एरिया है वो एरिया ब्रॉडली एक ट्रायंगुलर एरिया है। इट इज़ अ ट्रायंगुलर लैंडमास। तो ये इस तरीके से ट्रायंगुलर लैंडमास है। इस ट्रायंगुलर लैंडमास के अंदर हमारे पास ब्लैक सॉइल मिलती है और ये ब्लैक सॉइल जो है वो लावा ओरिजिन की है। अगेन टू द साउथ ऑफ रिवर नर्मदा वी हैव अ ट्रायंगुलर रीजन नोन एज द डेक्कन प्लेटो विच इज़ मेड अप ऑफ ब्लैक सॉइल ऑफ लावा ओरिजिन। इसके नॉर्थ में हमारे पास एक माउंटेन रेंज जो कि है सतपुरा रेंज। नाउ बियॉन्ड दिस अगर हम देखने जाएं तो हमें बोला गया है कि डेक्कन प्लेटो के ईस्ट साइड पे हमारे पास 3 अलग अलग हिल्स हैं। ठीक है। एक है महादेव हिल्स, एक है माहिकाल हिल्स एंड एक है कैमूर हिल। महादेव हिल, माहिकाल हिल एंड कैमूर हिल। डेक्कन प्लेटो के लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास एक माउंटेन रेंज है जिसे हम वेस्टर्न घाट्स बोलते हैं एंड ईस्ट साइड पे एक माउंटेन रेंज है जिसे हम ईस्टर्न घाट्स बोलते हैं। ठीक है। एक बार इधर तक की जर्नी वापस कवर करते हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट द पेनिनसुलर प्लेटो, इट इज़ एन एंशिएंट लैंडमास जो कि हमें गोंडवाना लैंड से मिला है। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ इग्नियस, मेटामॉर्फिक एंड क्रिस्टलाइन रॉक्स। इट इज़ ब्रॉडली डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स ऑफ सेंट्रल हाईलैंड एंड डेक्कन प्लेटो। टू द नॉर्थ ऑफ रिवर नर्मदा वी हैव द सेंट्रल हाईलैंड। सेंट्रल हाईलैंड के साउथ में हमारे पास विंध्या रेंज है।
नॉर्थ वेस्ट में हमारे पास अरावली रेंज है जो गुजरात से लेके दिल्ली तक जाती है। अ मेजर पार्ट ऑफ द सेंट्रल हाईलैंड इज कंपोज्ड ऑफ द मालवा प्लेटो। टू द ईस्ट वी हैव बुंदेलखंड एंड बघेलखंड। फर्दर ईस्ट में हमारे पास है छोटा नागपुर प्लेटो। छोटा नागपुर प्लेटो में दामोदर नदी है। एंड बाकी 4 इंपॉर्टेंट रिवर्स जो सेंट्रल हाईलैंड से बहती है वो है चंबल, सिंध, केन एंड बेतवा। अगर हम अरावलीज के वेस्ट हैंड साइड के रीजन की बात करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास थार डेजर्ट है। अगर हम नर्मदा के साउथ साइड की बात करेंगे तो वहाँ पे ट्रायंगुलर रीजन है नोन एज डेक्कन प्लेटो विच इज़ मेड अप ऑफ ब्लैक सॉइल ऑफ लावा ओरिजिन। टू द नॉर्थ ऑफ डेक्कन प्लेटो वी हैव द सतपुरा माउंटेन रेंज। ऑन द ईस्ट वी हैव 3 डिफरेंट हिल्स, महादेव, महिकाल एंड कैमूर हिल्स। वेस्ट में हमारे पास वेस्टर्न घाट्स है, ईस्ट में हमारे पास ईस्टर्न घाट्स है। अब ये तो हुआ हमारा मेन मेजर पार्ट, बट नॉर्दर्न प्लेन्स यहाँ ख़त्म नहीं होता। नॉर्थ ईस्ट में भी हमारा नॉर्दर्न प्लेन कंटिन्यू करता है, ख़ास तौर पे इन द स्टेट ऑफ मेघालय। एंड मेघालय के अंदर हमारे पास 3 इम्पॉर्टेंट रेंजेस हैं, गारो, खासी एंड जैंतिया। सो नॉर्थ ईस्ट में भी हमारा डेक्कन प्लेटो या हमारा पेनिनसुलर प्लेटो कंटिन्यू होता है इन द स्टेट ऑफ मेघालय, जहाँ पे हमें 3 अलग अलग रेंजेस का नाम याद रखना है, गारो हिल्स, खासी हिल्स एंड जैंतिया हिल्स। अब एज आई टोल्ड यू ये कम्प्लीटली एक डेटा ड्रिवन या फिर फैक्चुअल पोर्शन ज़्यादा था, तो इसको हम लोग एक बार टेक्स्ट बुक से भी हाईलाइट कर लेते हैं। कमिंग बैक टू द टेक्स्ट बुक, पेनिनसुलर प्लेटो की अगर हम बात करेंगे, सो वी हैव ओल्ड क्रिस्टलाइन, इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक। ये जो एरिया है ये एंशंट लैंडमास है जो गोंडवाना से मिला है। यहाँ पे इसके 2 ब्रॉड डिविजन्स हैं, एक है सेंट्रल हाईलैंड, दूसरा है डेक्कन प्लेटो। ये नर्मदा रिवर के नॉर्थ में पाया जाता है। इसमें मेजर पार्ट मालवा प्लेटो का है। सेंट्रल हाईलैंड्स जो है इसके साउथ में हमारे पास विंध्या रेंज है। अरावलीज इसके नॉर्थ वेस्ट में पड़ता है। इसके वेस्ट पार्ट में, अरावलीज के वेस्ट में जाएंगे तो आपको सैंडी एंड रॉकी डेजर्ट मिलेगा। यहाँ पे जो नदियाँ हैं उसमें चंबल, सिंध, केन एंड बेतवा नदी आती है। साथ ही साथ सेंट्रल हाईलैंड्स जो है वो वाइडर इन वेस्ट है, नैरोवर इन ईस्ट है। इसके ईस्टवर्ड एक्सटेंशन को बुंदेलखंड एंड बघेलखंड भी बोला जाता है। इसके आगे हमने समझा था कि छोटा नागपुर प्लेटो जो है वो और ईस्ट में आता है जहाँ पे दामोदर नदी है। डेक्कन प्लेटो हमने बोला था ट्रायंगुलर लैंडमास है, नर्मदा के साउथ में आता है। इसमें यहाँ पे सतपुरा रेंज जो है इसके नॉर्थ में आती है। इसके ईस्ट साइड पे महादेव, कैमूर एंड महिकाल रेंज है जो ईस्टर्न एक्सटेंशन बनाती है इसका। साथ ही साथ हम लोगों ने समझा था कि ये जो हमारा पेनिनसुलर प्लेटो है ये नॉर्थ ईस्ट में भी एक्सटेंड करता है, ख़ास तौर पे मेघालय में, जहाँ पे हमारे पास जो है वो 3 इम्पॉर्टेंट रेंजेस है, गारो, खासी एंड जैंतिया। द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स है वो डेक्कन प्लेटो के लेफ्ट एंड राइट पे है रिस्पेक्टिवली एज वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स। आई होप यहाँ तक की चीज़ें आपको समझ में आई हो। तो हम लोगों ने इस वीडियो में नॉर्दर्न प्लेन्स एज वेल एज पेनिनसुलर प्लेटो इस पोर्शन को कवर किया। अभी मेरी बैटरी लो है तो मैं एक बार बैटरी अच्छे से चार्ज कर लूँ एंड देन आई विल मूव ऑन विद द नेक्स्ट वीडियो। स्टूडेंट्स, in the previous video we covered the concepts till Deccan Plateau, जहाँ पे we ended our discussion by understanding that जो हमारा Deccan Plateau है उसके वेस्ट हैंड साइड पे या लेफ्ट में हमारे पास वेस्टर्न घाट्स है एंड उसके राइट में या ईस्ट में हमारे पास ईस्टर्न घाट्स है। नाउ वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें एक 3 मार्कर क्वेश्चन आ सकता है which may ask you to differentiate or write a table of difference between both these माउंटेन रेंजेस। तो उसी के बारे में भी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट बिगिंस फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पेज इन फ्रंट ऑफ यू व्हिच इज स्पेसिफिकली पेज नंबर 12 का लास्ट पैराग्राफ। तो पहले सारे पॉइंट्स देख लेते हैं। अगर हम वेस्टर्न घाट्स की बात कर रहे हैं तो हमें ये समझ में आना चाहिए दैट वेस्टर्न घाट्स जो है टेक्निकली इन हाइट दे आर टॉलर एंड दे आर एक्सट्रीमली कंटिन्यूअस। तो इफ यू लुक एट वेस्टर्न घाट्स, उन्होंने बोला है दैट दे आर एन एक्सट्रीमली टॉल माउंटेन रेंज जिसमें एलिवेशन है एल्टीट्यूड 900 से 1600 मीटर जितना होता है। At the same time, they are responsible for causing orographic rain. अब ये orographic rain का मतलब क्या है? ये mountains इतने tall हैं कि जो wind and clouds आते हैं, ये mountains उन winds and clouds के लिए एक barrier बन जाते हैं। जब ये barrier बनेगा तो इस तरफ से आने वाले सारे winds के लिए ये mountain एक rain bearing structure बन जाएगा, मतलब इसके ऊपर सारा का सारा बारिश गिरने वाला है। Now when a mountain is becoming a barrier to these winds, जहाँ बहुत बारिश हो रही है, तो उस बारिश होने के वजह से रिवर्स ओरिजिनेट होंगी जिन्हें हम सीजनल रिवर्स बोलते हैं या पेनिनसुलर रिवर्स बोलते हैं।
सो व्हेन वी टॉक अबाउट वेस्टर्न घाट्स, इनकी हाइट ज़्यादा होने के वजह से दे बिकम अ बैरियर टू विंड्स, एज अ रिजल्ट ऑफ विच वहाँ से काफ़ी ज़्यादा रिवर्स ओरिजिनेट होती है. Now, all these rivers that are originating from the Western Ghats flow in the eastward direction, राइट की तरफ हो जाएंगी एंड इवेंचुअली जाके बे ऑफ बंगाल में खाली हो जाएंगी. अब जब ये बे ऑफ बंगाल में खाली होने वाली है तो खाली होने से पहले दे विल कॉज द प्रोसेस ऑफ इरोजन, एंड इन रिवर्स के इरोजन की वजह से ईस्टर्न घाट जो है वो डिसकंटिन्यूअस है या फिर डाइसेक्टेड है बाय द रिवर्स, जो कि कहीं ना कहीं ओरिजिनेट कहाँ से हो रही है, वेस्टर्न घाट से हो रही है. अब जब हम कहते हैं कि ईस्टर्न घाट्स डिसकंटिन्यूअस है, इनकी हाइट छोटी है, तो इनका एल्टीट्यूड लगभग 600 मीटर का है. नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस व्हाट वी आल्सो नीड टू अंडरस्टैंड इज द फैक्ट दैट इन दोनों ही माउंटेन रेंजेस की हमें हाईएस्ट पीक याद करनी पड़ेगी. अगर हम वेस्टर्न घाट्स की हाईएस्ट पीक की बात करेंगे तो यहाँ पे अनाईमुडी पीक का नाम हमें याद रखना पड़ेगा. सिमिलरली ईस्टर्न घाट्स की हाईएस्ट पीक में महेंद्रगिरी का नाम हमें याद रखना पड़ेगा. All of these are also mentioned as the table of difference in your spirals and in your classwork notebook, अगर आपने यहाँ पे सारी चीजें क्लास में नोट डाउन की होगी. ओके, एक 3 मार्कर क्वेश्चन यहाँ से आपको बन सकता है. मूविंग अहेड, if you to talk about the next main point or next main topic, it pertains to the Indian desert. अब मैं इंडियन डेजर्ट की बात करूं या थार डेजर्ट की बात करूं, तो जब हमने पेनिनसुलर प्लेटो का डिस्क्रिप्शन समझा था तो वी अंडरस्टूड कि अरावली हिल्स के वेस्ट में हमारे पास ये थार डेजर्ट आता है. अब ये जो एक डेजर्ट वाला एरिया होता है, यहाँ पे एरिड क्लाइमेट देखने मिलेगा. एरिड का मतलब हॉट एंड ड्राई. ड्राई इसलिए क्योंकि यहाँ पे रेनफॉल बहुत कम है, लेस देन 150 mm इन ईयर, एंड ज्यादातर यहाँ पे आपको पानी देखने नहीं मिलेगा. अगर पानी है भी तो आपको कुछ स्ट्रीम्स रेनी सीजन में देखने को मिलेगी. यहाँ पे एक ही इंपॉर्टेंट रिवर है जिसका लूनी नाम है, एंड ये जो है ये रिवर का स्ट्रीम डिसअपियर हो जाता है एज सुन एज द वेदर चेंजेस. मॉनसून में पानी दिखेगा, बाकी जैसे ही सीजन बदलेगा वैसे पानी ड्राई अप हो जाएगा, और इसका पानी का वॉल्यूम इतना कम है कि अरेबियन सी तक पहुंच ही नहीं पाता. ना जब हम इंडियन डेजर्ट के बारे में बात करेंगे तो इंडियन डेजर्ट में स्पेसिफिकली आपको सैंड ड्यून्स देखने मिलते हैं. अब हमारे यहाँ पे जो इंडिया के अंदर डेजर्ट है उसमें जो सैंड ड्यून्स है उसमें दो तरीके के बाइफर्केशन है डिपेंडिंग ऑन द शेप. अब पहला जो है वो एक क्रेसेंट शेप ड्यून्स है. इट्स लाइक राइजिंग एंड फॉलिंग स्ट्रक्चर ऑफ ड्यून्स, जिनको हम लोग क्रेसेंट शेप ड्यून्स या लोकल नेम बर्चन्स के नाम से भी जानते हैं. सो बर्चन्स आर राइजिंग एंड फॉलिंग ड्यून्स जो कि क्रेसेंट शेप के होते हैं, और ये यूजुअली हमें जैसलमेर वाले इलाके में देखने को मिलेंगे. दूसरे जो हमारे ड्यून्स है वो एकदम लेवल्ड लैंड के तरह स्ट्रेट स्ट्रेट स्ट्रक्चर में दिखते हैं, जिन्हें लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स बोला जाता है, और ये हमें कॉमनली पाए जाते हैं, और वी कैन आइडेंटिफाई दीज टाइप ऑफ ड्यून्स एट द इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर. तो वही चीज यहाँ पे भी लिखी हुई है कि इंडो पाक बॉर्डर पे आपको लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स मिलेंगे एंड जैसलमेर में आपको बर्चन्स देखने को मिलेंगे. इंडियन डेजर्ट का नोट इतना ही है, शॉर्ट एंड स्वीट है, कि आप इसका लोकेशन बताना पड़ेगा. अरावली के वेस्ट में, लो रेनफॉल लेस देन 150 mm, एक ही इंपॉर्टेंट रिवर है लूनी, जिसमें पानी सिर्फ ड्राई सीजन मतलब सिर्फ रेनी सीजन में देखने मिलता है, बाकी टाइम इट ड्राइज अप कम्प्लीटली. एरिड क्लाइमेट है, हॉट एंड ड्राई एरिया है, दो तरीके के सैंड ड्यून्स हैं. तो आई होप इंडियन डेजर्ट के सारे पॉइंट्स हमने इसके साथ कवर किए. अब इसके बियॉन्ड हम कोस्टल प्लेन्स पे आ जाते हैं. अब हमने वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स के बारे में तो बात की, एंड उसके आजू बाजू में जो पानी है उसके बारे में भी हमें पता है. जो अरेबियन सी एंड वेस्टर्न घाट्स के बीच में जो हमारी कोस्टल प्लेन पड़ती है, उस कोस्टल प्लेन को हम लोग वेस्टर्न कोस्ट बोलते हैं. सो द वेस्टर्न कोस्ट टेक्निकली इज सेड टू बी सैंडविच्ड, इट इज सैंडविच्ड बिटवीन द वेस्टर्न घाट्स एंड द अरेबियन सी, एंड ये जो हमारा प्लेन है वो काफी ज्यादा नैरो है. अब ये पॉइंट ऑफ डिफरेंस याद रखना पड़ेगा कि वेस्टर्न कोस्ट इज नैरो एंड ईस्टर्न कोस्ट इज ब्रॉड. इसके पीछे का कारण हमने कुछ देर पहले ही समझा था. वेस्टर्न घाट्स पे बहुत ज्यादा बारिश गिरती है जिससे रिवर्स ओरिजिनेट होती है, एंड ये रिवर्स ईस्टवर्ड फ्लो करके बे ऑफ बंगाल में एम्प्टी हो जाती है. अब जब ये रिवर्स बे ऑफ बंगाल में एम्प्टी होने वाली है तो एम्प्टी होने से पहले वो सेडिमेंटेशन का काम करेगी, डिपोजिशन का काम करेगी. जब यहाँ पे एक रिवर डिपोजिशन का काम करेगी तो उसके वजह से कोस्ट जो है उस पर मिट्टी का लेवल बढ़ने लगेगा, इस वजह से कोस्ट जो है वो ब्रॉडर होने लगेगा. ठीक है. So when we talk about the eastern coast, it is relatively broad. When we talk about the western coast, it is relatively narrow. अब जब हम इसके डिविजन या बाइफर्केशंस की बात करेंगे तो हमारा वेस्टर्न कोस्ट जो है उसको हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. जो महाराष्ट्र से लेके गोवा वाला पूरा पोर्शन है उसको हम कोंकण कोस्ट बोलते हैं. जो हमारा कर्नाटका स्टेट के रिलेटेड
हमारा जो कोस्ट लाइन है उसे हम कन्नड़ कोस्ट बोलते हैं, एंड केरला वाला जो हमारा कोस्ट है उसे हम मालाबार कोस्ट बोलते हैं। जस्ट टू गिव यू अ रेफरेंस, अगर हम यहाँ पे इंडिया का जो मैप हमारे पास है उसमें इन चीज़ों को मार्क करने जाएं तो आई जस्ट शो यू एग्जैक्टली कि कौन सी चीज़ कहाँ आती है। ये आपका पेज नंबर 9 है। यहाँ पे आप देखेंगे कि महाराष्ट्र से लेके गोवा तक का जो पूरा पोर्शन है ये कोंकण कोस्ट में आता है। उसके बाद अगर हम देखने जाएं तो ये कर्नाटका का जो कोस्ट है उसे हम कन्नड़ कोस्ट बोलते हैं, एंड सबसे नीचे केरला का जो कोस्ट है उसको हम मालाबार कोस्ट बोलेंगे। तो ये जो तीन कोस्ट हैं इसका डिफरेंस हमें याद रखना पड़ेगा। तो आप स्टेट वाइज, क्योंकि यूजुअली आपके एग्जाम्स में आपको जो है वो एक पॉलिटिकल मैप देखने मिलेगा, तो उस पॉलिटिकल मैप में आप ये तीन बाइफर्केशन जरूर याद रखिएगा। एज आई मेंशन्ड अगेन, महाराष्ट्र से लेके गोवा तक कोंकण कोस्ट, कर्नाटका के लिए कन्नड़ कोस्ट, एंड केरला के लिए मालाबार कोस्ट। तो ये तीन बाइफर्केशन हमारे हो जाएंगे वेस्टर्न कोस्ट के। वैसे ही जिस तरीके से हमारा वेस्टर्न कोस्ट वॉज सैंडविच बिटवीन टू थिंग्स, ईस्टर्न कोस्ट जो हमारा है वो भी कहीं ना कहीं बे ऑफ बंगाल एंड ईस्टर्न घाट्स के बीच में सैंडविच है। ओके, इसमें जैसे वेस्टर्न में दो पार्ट्स थे, यहाँ पे वेस्टर्न में तीन पार्ट्स थे, वैसे ही ईस्टर्न कोस्ट में हमारे पास दो पार्ट है। ऊपर वाला पार्ट जो कि है नॉर्दर्न सरकार, जो टेक्निकली स्टेट्स ऑफ उड़ीसा एंड आंध्रा कवर करता है, एंड नीचे वाला पार्ट इज कोरोमंडल कोस्ट जो कि हमारा तमिलनाडु का कोस्ट आता है। नाउ जैसे मैंने आपको पहले भी बात बोला था कि जो हमारी वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट होने वाले रिवर्स हैं वो बे ऑफ बंगाल में जाके अपना एक्सटेंसिव डेल्टा बनाती है। इन डेल्टा बनाने के वजह से हमारे पास ये कोस्ट ज्यादा ब्रॉड देखने को मिलता है। तो आई होप ये पॉइंट्स जो है वो आपको समझ में आ रहे होंगे। यहाँ पे एक चिलिका लेक का रेफरेंस है। चिलिका लेक भी हमारे पास उड़ीसा में पाई जाती है, और ये लेक इज द लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक इन इंडिया। इन लेक्स को हम लोग अलग भाषा में लगून्स भी बोलते हैं। तो अगर बाय चांस आपको कहीं पे लगून्स का क्वेश्चन आए तो भी आपको ध्यान रखना है, लगून्स आर सॉल्ट वाटर लेक जहाँ पे समंदर का पानी एक जगह इकट्ठा हो जाता है एंड वो एक लेक बन जाती है। वैसे ईस्टर्न कोस्ट पे लार्जेस्ट हमारी जो लगून या सॉल्ट वाटर लेक है वो चिलिका लेक है। ये एमसीक्यू का सवाल आपको आ सकता है। इसका मैप आइडेंटिफिकेशन हमारे लिए नेक्स्ट चैप्टर में होगा जो ड्रेनेज के रिलेटेड है। ठीक है, बियॉन्ड दिस वी मूव ऑन टू द लास्ट टॉपिक दैट इज अ पार्ट ऑफ आवर सिलेबस, जहाँ पे हम आइलैंड्स के बारे में बात करेंगे। अब हमारे कंट्री के अंदर दो आइलैंड ग्रुप्स हैं, लक्षद्वीप एंड अंडमान निकोबार। अगर हम लक्षद्वीप आइलैंड्स की बात करेंगे तो इन्हें हम कोरल आइलैंड्स भी बोलते हैं। कोरल आइलैंड्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक कोरल पॉलिप्स वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखने मिलेंगे, साधारण भाषा में कोरल रीफ्स। अब ये जो कोरल पॉलिप्स होते हैं ये एक तरीके से शैलो एंड मड फ्री वार्म वाटर्स में पाए जाते हैं। दे लिव टुगेदर इन कॉलोनी, झुंड में एक साथ रहते हैं, एंड ये कहीं ना कहीं हमारे लिए जो है वो अलग अलग रीफ्स बनाते हैं जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं। अब जो रीफ्स हमें देखने मिलते हैं टेक्निकली देखने जाए तो वो उनके स्केलेटन्स हैं, बट इट्स अ मार्वल ऑफ नेचर जो टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए बहुत जरूरी है। अब अगर लक्षद्वीप की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे इट्स अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, और ये ग्रुप ऑफ आइलैंड्स एक बहुत ही छोटा एरिया कवर करता है जो कि सिर्फ 32 स्क्वायर किलोमीटर्स का है। नाउ ये जो आइलैंड ग्रुप है इट इज फाउंड इन द अरेबियन सी, इट इज वेरी क्लोज टू केरला। तो अगर हम ब्रॉडली देखने जाए तो लक्षद्वीप जो है वो अरेबियन सी में आता है, अंडमान एंड निकोबार बे ऑफ बंगाल में आएंगे। इस लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप्स के नाम पहले बहुत सारे रह चुके हैं, जहाँ पे लकादेव, मिनिकॉय, नमिन देव, ये तीन अलग अलग उनके नाम पहले रह चुके हैं, एंड फाइनली 1973 में जाके लक्षद्वीप ये नाम हमने फाइनलाइज किया। अब जिस तरीके से हमारे इंडिया में अलग अलग स्टेट्स होते हैं और उन स्टेट्स के कैपिटल्स होते हैं, उसी तरीके से लक्षद्वीप जो हमारा आइलैंड ग्रुप है उसका एक एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर है जो कि है कावारती आइलैंड। ये याद रखेंगे, ये एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पूछा जा सकता है। नाउ बिकॉज ये आइलैंड ग्रुप नॉट जस्ट लक्षद्वीप बट इवन अंडमान एंड निकोबार आर वेरी क्लोज टू द इक्वेटर, तो यहाँ पे टेम्परेचर जो है, रेनफॉल जो है वो काफी हाई रहता है। एज अ रिजल्ट ऑफ विच यहाँ पे डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल स्पीशीज आपको देखने बहुत मिलेगी। तो डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना इस आइलैंड ग्रुप पे बहुत ज्यादा है। इसमें पीती आइलैंड हमें एक जगह याद रखनी पड़ेगी जो कि एक बर्ड सेंचुरी डिक्लेयर कर दी गई है। नाउ बिकॉज ये एक बर्ड सेंचुरी है, यहाँ पे ह्यूमंस का इन्वॉल्वमेंट अलाउड नहीं है, इस वजह से ये एक अनइनहेबिटेड आइलैंड है। अनइनहेबिटेड का मतलब यहाँ इंसान नहीं रहते। ठीक है, नाउ बियॉन्ड दिस आफ्टर लक्षद्वीप आइलैंड्स, जैसे मैंने आपको अभी भी बताया था, इनको क्या आइलैंड्स बोला जाता है, वी रेफर टू देम एज द कोरल आइलैंड्स। तो लक्षद्वीप को हम लोग कोरल आइलैंड्स का नाम देते हैं। हम लोग बात करेंगे अबाउट द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ग्रुप जो कि बे ऑफ बंगाल में पाए जाते हैं।
नाउ इन कंपैरिजन टू द एरिया दीज आर अ मोर एलोंगेटेड चेन। जो नॉर्थ में हमारे आइलैंड्स देखने मिलेंगे उन्हें हम अंडमान बोलते हैं, एंड जो साउथ में हमारे पास आइलैंड्स हैं उन्हें हम निकोबार बोलते हैं। दे आर लार्जर इन साइज एंड मोर इन नंबर। on as I told you, दो ब्रॉड डिविजन्स, अंडमान इन नॉर्थ एंड निकोबार इन साउथ। अब ऐसा माना जाता है कि जब गोंडवाना लैंड से इंडिया और ऑस्ट्रेलिया अलग हुआ था, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट अलग हुआ था और वो यूरेशियन प्लेट से टकराया था, तो इन दोनों बड़े बड़े लैंड मासेस के बीच में पहले पानी था जिसे टेथिस सी या टेथिस ओशन बोला जाता था। अब जब ये लैंड मास टकराए तो पानी आजू बाजू बिखर गया। अब इस पानी के बिखरने की वजह से काफी ज्यादा ऐसे माउंटेन रेंजेस थे जो पानी में सबमर्ज हो गए, और ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो है ये वही सबमरीन माउंटेन्स का टॉप पार्ट कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करते हैं। सो इट इज बिलीव्ड, मींस वी डोंट हैव एन नेसेसरी प्रूफ फॉर दिस, बट बहुत सारे जियोलॉजिस्ट का ये फोरकास्ट है कि जब हम अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की बात करेंगे तो ये एलिवेटेड पोर्शन ऑफ सबमरीन माउंटेन्स है। ये गोंडवाना लैंड से हमें मिले तो थे, बट जब ये दो बड़े बड़े लैंड मासेस टकराए पानी आजू बाजू बिखर गया, जिसकी वजह से ये माउंटेन्स जो है वो पानी के नीचे सबमर्ज हो गए। अब ये दोनों ही आइलैंड ग्रुप्स, नॉट जस्ट अंडमान निकोबार बट इवन लक्षद्वीप, हैव अ लॉट ऑफ स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस। स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस क्यों? क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारे मेन लैंड ऑफ इंडिया से थोड़ा दूर है, और वो हमें हमारे एलियन एनिमी से बचा सकता है। आज अगर बाय ओशन या बाय वाटरवेज हमारे कंट्री के ऊपर कोई अटैक हो रहा हो, तो हमारी नेवी इन जगहों पे रह सकती है और हमारे मेन लैंड ऑफ इंडिया को प्रोटेक्ट कर सकती है। सिमिलरली हमारा इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है वो यहाँ पे डेटा अबाउट क्लाइमेट चेंज एंड चेंज इन टेम्परेचर के बारे में स्टडी करता है। तो अगर कोई नेचुरल कैलामिटी आनी हो, जैसे साइक्लोन हो गया, सुनामी हो गया, तो उसका फोरकास्ट हम पहले कर सकते हैं, और अगर हम चाहे तो रेस्क्यू ऑपरेशंस को इन एडवांस प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है ना? जैसे मैंने आपसे बताया था कि लक्षद्वीप में बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, बहुत ज्यादा रेनफॉल है, सो देयर आल्सो देयर इज अ लॉट ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना। द सेम डाइवर्सिटी कंटिन्यूज इन अंडमान एंड निकोबार एज वेल। अब यहाँ पे इन्होंने खास तौर पे दिया नहीं है, बट जैसे हमने देखा था कि लक्षद्वीप का एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर इज कावारती आइलैंड, वैसे ही हमारे लिए अंडमान एंड निकोबार की हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे पोर्ट ब्लेयर आपको याद रखना है। पोर्ट ब्लेयर जो है वो यहाँ का एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर है। ठीक है, भले टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है, बट हमें हमारे कॉमन नॉलेज के हिसाब से इसके बारे में पता होना चाहिए। एक और एमसीक्यू यहाँ पे बनता है कि अंडमान एंड निकोबार में एक बैरन आइलैंड नाम की जगह है जहाँ पे इंडिया का ओनली एक्टिव वॉल्केनो एग्जिस्ट करता है। ये हमारे लिए एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकता है। इसी के साथ हमारे जो सारे अलग अलग डिविजन्स थे, 6 ब्रॉड डिविजन्स थे ऑफ फिजियोग्राफी, वो कवर हो जाते हैं। एक लास्ट पैराग्राफ जो हमारा है वो हमें बताता है कि जितने भी हमारे डाइवर्स फिजियोग्राफिक यूनिट्स हैं, जो अलग अलग 6 डिविजन्स के बारे में हमने सीखा, ये कहीं ना कहीं आपस में किस तरीके से एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। मतलब इसकी यूटिलिटी क्या है, इसकी यूजफुलनेस क्या है। अगर हम माउंटेन्स की बात करें तो माउंटेन्स में हमें वाटर एंड फॉरेस्ट वेल्थ काफी ज्यादा मिलता है, क्योंकि जो हिमाद्री माउंटेन्स के बारे में हमने बात की, इन माउंटेन्स के टॉप में हमारे पास क्या है, वी हैव स्नो एंड ग्लेशियर्स, जिसके वजह से पेरेनियल रिवर्स ओरिजिनेट होती है। वैसे ही नॉर्दर्न प्लेन्स की हम बात करेंगे तो इन्हें हम ग्रैनरीज ऑफ द कंट्री बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे फेवरेबल क्लाइमेट, फर्टाइल सॉइल, एडेक्वेट वाटर सप्लाई है, जिसके वजह से एग्रीकल्चर को यहाँ पे इंटेंसली प्रैक्टिस किया जाता है। सिमिलरली व्हेन वी टॉक अबाउट प्लेटो रीजन ऑफ आवर कंट्री, तो इसे हम स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स के नाम से जानते हैं, और इन मिनरल्स को यूज करके हम इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रोसेस को फास्ट ट्रैक कर पाएंगे। वैसे ही कोस्टल एरियाज एंड आइलैंड ग्रुप्स पे हम फिशरीज की एक्टिविटी एंड पोर्ट एक्टिविटीज काफी कर सकते हैं। आज इंडिया एज अ कंट्री इज डाइवर्स इन इट्स रिसोर्सेज, और इन रिसोर्स को अगर हमें इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट करना है तो उसके लिए हमारे पास पोर्ट होना बहुत जरूरी है, जो कि आइलैंड ग्रुप्स या कोस्टल एरियाज में ही होंगे। अब डेजर्ट वाला जो टॉपिक है वो यहाँ पे रह गया, बट अब डेजर्ट की यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ टूरिज्म डेफिनेटली एस्टैब्लिश कर सकते हैं। तो इसी तरीके से जितने भी हमारे अलग अलग डिविजन्स हैं, उन हर डिविजन्स का कुछ ना कुछ यूजफुलनेस है, कुछ ना कुछ यूटिलिटी है, जो इस पैराग्राफ में हमें स्पेसिफाई किया है। विद दैट मोर और लेस हमारा चैप्टर पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। इफ यू फील दैट यू स्टिल हैव एनी स्पेसिफिक डाउट्स दैट यू वुड वांट टू क्लैरिफाई, प्लीज फील फ्री टू ड्रॉप मी अ मैसेज, और मैं आपकी जरूर कोशिश करूंगा कि आपके सारे डाउट्स रिजॉल्व कर सकूं। आई एम विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स। इस चैप्टर को लेके भी डरने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। ऑलराइट, दैट्स गोना बी ऑल फ्रॉम मी। सी यू सून इन क्लास।